Hello students, this is the last video of our fourth chapter and the name of the chapter is the Mughal Empire. So beta, in this chapter we have read about the various administrative strategies followed by the Mughals. So today we are starting from the topic that is Akbarnama and N.A. Akbari. So बेटे इस टॉपिक में ये बताया गया है कि उस टाइम पे जो अकबर थे उन्होंने अपने क्लोज़ फ्रेंड और जो उनके दरबारी थे अबुल फज़ल उनको अपनी हिस्ट्री मतलब उस टाइम का हिस्ट्री लिखने का काम सौंपा था। तो अबुल फज़ल ने 3 वॉल्यूम हिस्ट्री बुक लिखी थी जिसका नाम रखा था अकबर नामा। तो बेटे ये जो बुक थी इसमें जो पहला वॉल्यूम था, पहली जो बुक थी इसकी, उसमें अकबर के पूर्वजों के बारे में लिखा गया था। जो दूसरा वॉल्यूम था इस बुक का बेटे उसमें अकबर के शासनकाल की जितनी भी घटनाएं थी उसके बारे में लिखा गया था। और जो तीसरा वॉल्यूम था जिसका नाम दिया गया है आईने अकबरी, तो ये जो थर्ड वॉल्यूम था बेटे इसमें ये बताया गया था कि उस टाइम पे अकबर के शासनकाल में कौन कौन से घराने थे, कितनी सेना थी, कितना रेवेन्यू वो कलेक्ट करते थे और कितने एरिया पर उनका कब्ज़ा था। और इनके जितने भी उस टाइम के राजा थे या जो भी उस टाइम पे रूलर्स थे, भारत के लोगों की परंपरा और उनकी संस्कृतियों का भी उसमें वर्णन किया गया है। तो ऐने अकबरी जो है बेटे ये सबसे ज़्यादा रोचक इसलिए है क्योंकि इसमें सभी चीज़ों के बारे में, फसल के बारे में, जितनी प्रोडक्शन होती थी उसके बारे में, जो प्राइसेस थे या मजदूरी कितनी थी या फिर उस टाइम पे रेवेन्यू कितना कलेक्ट किया जाता था, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई थी। So now moving to the next topic that is a closer look अकबर्स पॉलिसीज़। तो अकबर ने किन किन नीतियों को फॉलो किया उनके बारे में रीड करते हैं। The broad features of administration were laid down by Akbar and were elaborately discussed by Abul Fazl in his book The Akbarnama, in particular in its last volume The N.A. Akbari। तो यहाँ बेटे वही बताया गया जो हमने अभी अभी पढ़ा था कि जितने भी उस टाइम पे प्रशासन को प्रबंध करने के लिए जो भी फीचर्स अकबर यूज़ करते थे तो उन सभी का वर्णन अबुल फज़ल ने अकबरनामा जो बुक थी उसमें किया। और जो आईने अकबरी इसका जो थर्ड वॉल्यूम है उसमें इन सभी के बारे में बहुत ही डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन पाई जाती है। Abul Fazl explained that the empire was divided into provinces called subas governed by a subedar who carried out both political and military functions। तो उस टाइम पे बेटे जो भी विलेज होते थे उनको सूबा बोला जाता था और वे एक सूबेदार के द्वारा गवर्न किए जाते थे। और जो भी एडमिनिस्ट्रेटर्स थे जिनको सूबेदार कहा गया है वो उस पर्टिकुलर एरिया की जितनी भी राजनीतिक कंडीशंस थी या जितने भी वहाँ पर सैनिक कार्य होते थे वो सभी को सूबेदार हैंडल करते थे। सो ईच प्रोविंस ऑल्सो हैड अ फाइनेंशियल ऑफिसर और दीवान। सभी जो प्रांत थे बेटे उनमें एक फाइनेंशियल ऑफिसर भी होता था जिसको दीवान के नाम से जाना जाता था। सो फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर इन हिज प्रोविंस द सूबेदार वॉज सपोर्टेड बाय अदर ऑफिसर्स। तो अब अपने एरिया में बेटे जो सूबेदार थे वो कानून और न्याय की व्यवस्था करने के लिए सूबेदार बहुत से अलग ऑफिसर्स के द्वारा भी हेल्प किए जाते थे जिनको यहाँ नेक्स्ट पेज पे बताया गया है, सच एज बख्शी और सेकेंड हाफ का सदर, बख्शी, सदर, फौजदार और कोतवाल। तो बेटे ये 4 ऐसे आदमी थे जिनको सूबेदार अपने सपोर्ट के लिए रखते थे जिससे कि पीस और ऑर्डर अपने एरिया में वो बनाए रखते थे, अपने सूबे में बनाए रखते थे। तो बेटे बख्शी जो थे वो उस टाइम पे मिलिट्री कैशियर होते थे जो कि सैनिक जो हैं उनको वेतन दिया करते थे। दूसरे हैं सदर जो कि उस टाइम पे जितने भी रिलीजियस वर्क होते थे या जो भी उस टाइम पे चैरिटेबल वर्क किया जाता था उन सभी का कार्य संभालते थे। फौजदार बेटे उस टाइम पे जो सेना नायक होते थे मिलिट्री कमांडर उनको फौजदार बोला गया है। और लास्ट थे कोतवाल जो उस नगर के पुलिस अधिकारी होते थे। तो इन सभी की हेल्प से जो सूबेदार थे वो अपने सूबे में कंट्रोल करते थे। नेक्स्ट जो पैराग्राफ दिया गया बेटे इसमें बताया गया है कि जो मेहरुनिसा थी, मेहरुनिसा
ओरिजिनल नेम था जहांगीर की वाइफ का, लेकिन जहांगीर की शादी के बाद उनको ये टाइटल दिया गया था नूरजहां। और नूरजहां हमेशा से जहांगीर के प्रति बहुत ज़्यादा वफादार रही थी और समय समय पर सहयोग देती रहती थी, तो इस वजह से नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए थे और उनके ऊपर रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़वा दिया था। मतलब ये नूरजहां के नाम से ये सिक्के स्टार्ट किए गए थे। आप लेफ़्ट साइड में देख सकते हैं कि ये मोहरें उस टाइम पे शुरू की गई थी। बेटे लेफ़्ट साइड में एक फरमान दिया हुआ है जो आप देख सकते हैं, ये फरमान था उस टाइम पे, जो उस टाइम पे जारी किया गया था। जो गोल मोहर थी उनके अनुसार जितने भी जो जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई थी, हम ये कामना करते हैं, ऐसा माना गया था कि वो उस पर्टिकुलर एम्पायर की बहुत अच्छी रानी बने, ऐसा उस टाइम पे माना गया था इस फरमान के द्वारा। तो बेटे ये जो मोहर और फरमान उस टाइम पे यूज़ किए गए थे वो किस लिए यूज़ किए जाते थे? ट्रेड के लिए। मूविंग फर्दर, अकबर्स नोबल्स कमांडेड लार्ज आर्मीज एंड हैड एक्सेस टू लार्ज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। तो बेटे अकबर के जितने भी कमांडर्स थे उनके पास बहुत बड़ी बड़ी सेनाएं थी और अब वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में रेवेन्यू भी कलेक्ट कर पा रहे थे। While they were loyal, the empire functioned efficiently, but by the end of the 17th century, many nobles had built independent network of their own. तो अब क्या था बेटे, जो अकबर के जितने भी कमांडर्स थे, पहले जब तक वो वफादार रहे तब तक तो साम्राज्य जो था उनका साम्राज्य का काम बहुत ही अच्छे से चलता रहा, लेकिन 17th सेंचुरी के एंड तक जितने भी कमांडर्स थे उन्होंने अपने खुद के इंडिपेंडेंट एरियाज़ बनाने शुरू कर दिए। देयर लॉयल्टीज़ टू द एम्पायर वर वीकेंड बाय देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट। तो उनके बेटे जो वफादारी थी साम्राज्य के प्रति वो उनके खुद के इंटरेस्ट की वजह से कमज़ोर पड़ गई। अब उनका इंटरेस्ट किस में था? पैसा कमाने में, कि जब इतना धन दौलत है तो क्यों ना हम भी इस धन दौलत को कमा लें। तो इस वजह से उन्होंने सल्तनत से गद्दारी की। While Akbar was at Fatehpur Sikri during the 1570s, he started discussions on religion with the ulama Brahmins, Jesuit priests who were Roman Catholic and Zoroastrians। तो बेटे अब क्या हुआ, अकबर ने 1570 में जब वो फतेहपुर सिकरी में थे तो उन्होंने अलग अलग धर्मों के जो गुरु थे उनको बुलाया और चर्चा करने के लिए। तो उन्होंने उलेमा, ब्राह्मण और जो जेसुइस्ट पादरी थे जिनको चर्च में के जो हेड होते हैं, ऐसे ही बेटा जो जरदुइस्त धर्म के जो अनुयायी थे उन सभी धर्मों के लोगों को, पारसी धर्म जो जोरास्ट्रियंस बोला गया है, उन सभी धर्मों के जो नेता थे उनको बुलाया और वहाँ पर चर्चा की। दीज डिस्कशंस टुक प्लेस इन द इबादत खाना। तो इबादत खाना जो जगह है बेटे वहाँ पर ये सभी डिस्कशन किए गए थे। ही वॉज इंटरेस्टेड इन द रिलीजन एंड सोशल कस्टम्स ऑफ डिफरेंट पीपल। तो अकबर जो थे बेटे उनका बहुत ज़्यादा उनका रुचि थी इस बात में कि अलग अलग लोग किस किस धर्म को फॉलो करते हैं और उनके धर्मों में कौन कौन से रीति रिवाज हैं। Akbar's interaction with people of different faith made him realize that religious scholars whose emphasized ritual and dogma were often bigots। तो अब क्या हुआ बेटे, उस टाइम पे जितने भी रिलीजियस लीडर्स अकबर ने बुलाए थे उन सभी के साथ विचार विमर्श करने के बाद उनको एक बात बहुत समझ में आई, और वो क्या थे कि जितने भी धार्मिक विद्वान थे वो अब अपने रीति रिवाजों के प्रति काफ़ी बहुत मतान्ध थे। मतलब कि वो लोगों को उस चीज़ के लिए मजबूर करते थे, जो उन्होंने बोल दिया वही बिल्कुल ठीक है, बाकी कोई उससे क्वेश्चन नहीं कर सकता था। तो इस तरह से वो अपनी बात पर बहुत अड़ जाते थे। सो देयर टीचिंग्स क्रिएटेड डिविजन्स एंड डिसहार्मनी अमंग हिज सब्जेक्ट्स। तो अब जो अकबर थे उनको ये पता लगा कि किस तरह से ये जो अलग अलग धर्मों के लोग थे उनकी जो शिक्षाएं थी वो प्रजा के बीच में डिवीज़न को फैला रही थी, मतलब उनमें विभाजन कर रही थी और उनमें सामंजस्य नहीं बैठने दे रही थी, और इसी की वजह से लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे। दिस इवेंचुअली लेड अकबर टू द आइडिया ऑफ सुलह-ई-कुल और यूनिवर्सल पीस। तो अब क्या हुआ बेटे, ये जो आइडिया उस टाइम पे फॉलो किया गया अकबर के द्वारा, सुलह-ई-कुल, जिसको हम यूनिवर्सल पीस के नाम से भी जान सकते हैं, तो अकबर को लगा कि अब उन्हें
सर्वत्र शांति, यूनिवर्सल पीस का क्या मतलब है कि हर जगह शांति का विचार उन्होंने फॉलो किया। The idea of tolerance did not discriminate between people of different religions in his realm. Instead, it focused on a system of ethics, honesty, justice, peace that was universally applicable. तो अब क्या हुआ बेटे, ये जो सुलही कुल का जो आइडिया था, हर जगह शांति का जो आइडिया था, इस विचारधारा से जितने भी धर्म के अलग अलग धर्मों के जो अनुयायी थे उनमें अंतर बिल्कुल भी नहीं किया जाता था, बल्कि जो मेन फोकस था इस पॉलिसी का वो क्या था कि एक ऐसी व्यवस्था शुरू की जाए जो सभी पर लागू की जाए और जिसमें सिर्फ सच्चाई हो, न्याय हो और शांति हो। बस इन 3 चीज़ों पर जोर दिया जाए। सो अकबर इन फ्रेमिंग अ विजन ऑफ गवर्नेंस अराउंड दिस आइडिया ऑफ सुलैकुल, अबुल फजल हेल्प्ड अकबर इन फ्रेमिंग अ विजन ऑफ गवर्नेंस अराउंड दिस आइडिया ऑफ सुलैकुल। तो बेटे ये जो सुलैकुल का विचार था ये अबुल फजल ने दिया था, और इस विचार से जो भी शासन करने का जो तरीका था उसकी हेल्प अकबर ने ली थी। सो दिस प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस वाज फॉलोड बाय जहांगीर एंड शाहजहां एज वेल। तो बेटे ये जो शासन पद्धति थी, ये जो सिद्धांत था कि हर जगह पीस हो, चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, तो इसको जहांगीर और शाहजहां ने भी फॉलो किया। नीचे बेटे सुलही कुल में बता रखा है कि अकबर का जो सुलही कुल की नीति थी वो उनके पुत्र जहांगीर ने भी उसका अपने वर्ड्स में वर्णन किया। आगे हम रीड करते हैं द मुगल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी एंड आफ्टर। किस तरह से बेटे 17th सेंचुरी में कौन कौन से चेंजेस देखने को मिले और उसके बाद मुगल एम्पायर में क्या हुआ, उनके बारे में हम यहाँ पे रीड करते हैं। द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री एफिशिएंसी ऑफ द मुगल एम्पायर लेड टू ग्रेट इकोनॉमिक एंड कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी। तो बेटे धीरे धीरे जो मुगल साम्राज्य की जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव और सैनिक कुशलता थी उसके रिजल्ट से क्या हुआ कि मुगल साम्राज्य में जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो बहुत अच्छी होने लग गई थी, और एक जो व्यापार था उसमें भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा हुआ था। सो इंटरनेशनल ट्रेडर्स डिस्क्राइब्ड इट एज द फेबल्ड लैंड ऑफ वेल्थ। तो जितने भी विदेशी यात्री होते थे वो इसे एक भारत को एक ऐसा धनी देश बताते थे जैसा उन्होंने किस्से कहानियों में सुन रखा था। बट दीज सेम विजिटर्स वर ऑल्सो एपल्ड एट द स्टेट ऑफ पॉवर्टी दैट एग्जिस्टेड साइड बाय साइड विद द ग्रेटेस्ट ओपुलेंस। लेकिन बेटे ये यात्री जो थे वो एक ऐसी गरीबी को भी देखकर हैरान रह गए थे जो कि उस टाइम पे बहुत से एरियाज़ में थी। मतलब वहाँ की कुछ बहुत सारी ऐसी सोशल इनइक्वालिटीज़ भी देखने को मिलती थी कि लोग एक दूसरे से, जैसे कुछ लोग बहुत अमीर हैं, कुछ लोग बहुत गरीब हैं, भूखे मर रहे हैं, तो कुछ इस तरह की इनइक्वालिटीज़ देखने को मिलती थी। Documents from the 20th year of Shahjahan reign inform us that the highest ranking Mansabdar were only 445 in number out of a total of 8000। तो उस टाइम पे बेटे जो शाहजहाँ के शासनकाल के 20वें वर्ष के जो डॉक्यूमेंट्स हमें मिले हैं उनसे ये पता लगता है कि उस टाइम पे जो मनसबदार थे, कुछ ऐसे मनसबदार थे जिनको सबसे ऊंचा पद दिया गया था और वो सिर्फ 445 ही थे 8000 में से। तो इसकी मतलब क्या हुआ, दिस स्मॉल नंबर अ मेयर 5.6% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मनसबदार्स रिसीव्ड 61.5% ऑफ द टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ द एम्पायर एज सैलरीज फॉर देमसेल्व्स एंड देयर ट्रूपर्स। तो अब बेटे यहाँ से क्या पता लगता है कि जितनी कुल मनसबदारों की संख्या थी 5.6%, वो साम्राज्य के जितना भी रेवेन्यू आता था 61.5% लगभग, तो उनको अपने लिए और अपने सवार जो उनके घुड़सवार थे उनके वेतन के लिए यूज़ करते थे। तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू ये 445 मनसबदार जो थे ये कलेक्ट करते थे। The Mughal emperors and their मनसबदार spent a great deal of their income on salaries and goods। उस समय पे बेटे जितने भी मुग़ल सम्राट थे और उनके मनसबदार थे वो अपनी इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा या तो घुड़सवारों की सैलरी में यूज़ करते थे या फिर जो चीज़ें वो खरीदते थे उनमें यूज़ करते थे। This expenditure benefited the artisans and peasantry who supplied them with goods and produce। तो ये बेटे जितना भी जो
खर्च था उस टाइम पे वो या तो आर्टिशंस या फिर जो किसान होते थे उनको ये लाभ होता था, क्योंकि वही अलग अलग चीज़ों की और अलग अलग फसलों की पूर्ति किया करते थे मुगल एम्पायर्स की. But the scale of revenue collection left very little for investment in the hands of the primary producers, the peasants and the artisans. लेकिन बेटे ये जो रेवेन्यू का भार था ये इतना था कि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर थे, किसान और आर्टिशंस जो होते हैं, उनके पास बिल्कुल कम पैसा बच जाता था. कुछ किसान जो प्रोड्यूस करते थे उनके पास बिल्कुल कम पैसा बचता था, लेकिन जो धनी किसान थे या बड़े बड़े ट्रेडर्स थे वो काफ़ी मुनाफा कमा रहे थे. तो कुछ किसान बहुत ज़्यादा गरीब हो गए थे. The poorest among them lived from hand to mouth, and they could hardly consider investing in additional resources, tools and supplies to increase productivity. तो इनमें से कुछ किसान तो बेटे और कुछ शिल्पकार तो इतने गरीब हो गए थे कि वो मुश्किल से ही अपना पेट भर पाते थे, और जितना वो प्रोड्यूस करते थे कई बार तो इतना मतलब उनके पास कुछ भी नहीं बचता था जिससे कि वो कोई नई औजार खरीद सके या कोई नई वस्तु खरीद सके जिससे कि उनकी प्रोडक्शन बढ़ाई जा सके. The wealthier peasantry, the artisanal group, the artisanal groups, the merchant and the bankers profited in this economic world. तो ये जो बेटे उस टाइम पे जो व्यवस्था थी उसमें सबसे ज़्यादा मुनाफा किनको हो रहा था, जो धनी किसान थे या जो आर्टिशंस के ग्रुप्स थे, ट्रेडर्स थे या फिर जो मनी लेंडर्स थे या बैंकर्स थे जो पैसा ब्याज पे देते थे. तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उस टाइम पे इन लोगों को हो रहा था. The enormous wealth and resources commanded by the Mughal elite made them an extremely powerful group of people in the late 17th century. तो मुगल के दौरान बेटे जितने भी ऐसे जो मुगल्स थे उनके पास इतनी ज़्यादा धन दौलत आ गई थी, बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से 17th सेंचुरी के लास्ट तक वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गए थे. As the authority of the Mughal emperor slowly declined, his servants emerged as powerful centers of power in the regions. तो अब क्या हुआ बेटे, जैसे कोई भी कहीं पे भी आप जाएं तो एक बार कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, लेकिन कुछ समय के बाद वो उतने ही लेस पावरफुल हो जाते हैं. तो ऐसे ही बेटे कुछ ऐसे एरियाज़ थे, जैसे जैसे मुग़ल सम्राट की पावर धीरे धीरे डिक्लाइन की तरफ बढ़ती गई, पतन की तरफ बढ़ती गई, वैसे वैसे अलग अलग एरियाज़ में सम्राट के जो सेवक थे उन्होंने अपनी सत्ता के, अपनी पावर से जितने भी एरियाज़ थे उनके अंडर उनको केंद्र बनाना शुरू कर दिया. दे constituted new dynasties and held कमांड ऑफ प्रोविंसेस लाइक हैदराबाद एंड अवध. अब उन्होंने क्या किया बेटे, नए नए वंश स्थापित करने शुरू कर दिए और हैदराबाद और अवध जैसे जो प्रांत थे उस टाइम पे उन पर अपना कब्जा कर लिया, नियंत्रण जमा लिया. Although they continued to recognize the Mughal emperor in Delhi as their master, by the 18th century the provinces of the empire had consolidated their independent political identities. तो हालांकि बेटे वो दिल्ली के मुगल सम्राट को अपने स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, लेकिन 18th सेंचुरी तक साम्राज्य के जितने भी प्रांत थे वहाँ पर उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पहचान बना ली थी. तो इसके बारे में बेटे हम 10th चैप्टर में ज़्यादा डिटेल में रीड करेंगे. सो हेयर बेटा वी हैव कंप्लीटेड आवर 4th चैप्टर. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट वेल. So we will meet in the next video. Till then, take care and have a nice